दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जीडीपी क्या है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक गतिविधि या आर्थिक कार्य किसे कहते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, अखबार बांट रहा है, नौकरी कर रहा है, सब्जी बेच रहा है या सिलाई कर रहा है। तो ये सभी के सभी लोग जो है पैसे कमाने के लिए आर्थिक कार्य कर रहे हैं। इसी को आर्थिक गतिविधि या आर्थिक कार्य कहा जाता है, जो केवल पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि धन या आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी मानवीय क्रिया आर्थिक गतिविधि कहलाती है, जो केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है। हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। तो देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो गतिविधि के आधार पर, दूसरा रोजगार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। गतिविधि के आधार पर क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। रोजगार के आधार पर क्षेत्रक के 2 प्रकार है। पहला जो है वो संगठित क्षेत्रक और दूसरा जो है वो असंगठित क्षेत्रक। इसी तरह स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक 2 प्रकार के हैं, एक है सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा जो है निजी क्षेत्रक। इन सभी क्षेत्रक के बारे में हम एनिमेशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की। तो प्राथमिक क्षेत्रक सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, यानी कि प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि कृषि उत्पादन, डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन। ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। यह क्षेत्रक अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार प्रदान करता है। जैसे कि अगर हमें कपड़ा चाहिए तो कपड़े के लिए हमें कपास की आवश्यकता होती है और कपास हमें जो है प्राथमिक क्षेत्रक से मिलता है, तभी जाके हमें कपड़ा मिलता है। यानी कि अगर प्राथमिक क्षेत्रक नहीं होगा तो दूसरे उत्पाद जो है नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक को जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी कि वस्तु निर्माण के माध्यम से किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसे द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंटें बनाना, ये सब काम जो है द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्रक से हमें कपास मिलता है तो हम कपड़ा बनाते हैं, हमें गन्ना मिलता है तो चीनी और गुड़ बनाते हैं, मिट्टी मिलता है तो हम ईंट बनाते हैं। इस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, यानी कि बनाई जाती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तीसरा हमारा है तृतीयक क्षेत्रक। तो तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। यानी तृतीयक क्षेत्रक जो है प्राथमिक क्षेत्रक को भी मदद करता है और द्वितीयक क्षेत्रक को भी मदद करता है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। यानी तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि परिवहन सेवा, भंडारण सेवा, संचार सेवाएं, बैंक सेवाएं और व्यापार सेवाएं। ये सारी की सारी सेवाएं जो है तृतीयक क्षेत्रक की सेवाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। तृतीयक क्षेत्रक वस्तुओं के उत्पादन के बजाय केवल सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक यानी कि तृतीयक क्षेत्रक में कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां। ये सभी की सभी तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं हैं जो उत्पादन में सहायता तो नहीं करती हैं बल्कि ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। हमारा अगला टॉपिक है 3 क्षेत्रकों की तुलना। तो अभी अभी हमने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा कितने लोग उस क्षेत्रक में कार्य करते हैं। यानी कि हमें पता करना होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो ये पता कैसे करते हैं? तो इसका पता हमें चलता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से। सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा
लेकिन दोस्तों ये जीडीपी होता क्या है, ये क्वेश्चन सबके मन में घूमता रहता है। तो चलिए इसको आसान भाषा में हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक किसान है जो अपने खेत में गेहूं उगाता है और इस गेहूं को जो है ये 20 रुपए में आटा मिल को बेच देता है। आटा मिल इस गेहूं को पीस करके आटा बना लेता है और इस आटे को 25 रुपए में बिस्कुट कंपनी को बेच देता है। बिस्कुट कंपनी इसमें कुछ और चीजें मिला करके बिस्कुट तैयार करती है और इस बिस्कुट का मूल्य रखती है 30 रुपए। अब जो ये बिस्कुट है ये उपभोक्ताओं के लिए तैयार हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं अंतिम वस्तु। और ये जो अंतिम वस्तु है यानी कि बिस्कुट है, इसको बनाने में गेहूं और आटा का इस्तेमाल हुआ, तो इसे कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तु, जिसे अंतिम वस्तु बनाने में उपयोग किया गया था। दोस्तों आप एक चीज याद रखना कि हमेशा जब भी किसी क्षेत्र के उत्पादन की बात की जाएगी तो हमेशा के हमेशा अंतिम वस्तु का मूल्य ही जोड़ा जाएगा, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं का, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तु में पहले ही शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि गेहूं 20 रुपए का था, जब इसको आटा मिल को बेचा गया तो आटा मिल ने इस 20 रुपए में 5 रुपए और जोड़ करके इसको 25 रुपए का कर दिया, और आटा मिल ने जब इसको बिस्कुट कंपनी को बेचा था तो बिस्कुट कंपनी ने इसमें 5 रुपए और जोड़ करके इसका मूल्य 30 रुपए कर दिया था। तो इस तरह से इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो है पहले से ही शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं में पहले से ही शामिल होता है। तो इस तरह हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, यानी कि अधिक उत्पादन होगा तो उस देश की अधिक जीडीपी होगी, अगर उत्पादन कम होगा तो उस देश की कम जीडीपी होगी। भारत में जीडीपी को मापने का विशाल कार्य केंद्रीय सरकारी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा और उनकी कीमतों से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और फिर जीडीपी का अनुमान लगाता है। यानी कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालय जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहायता लेता है कि उन्होंने कितनी वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण किया है, उसकी कुल मात्रा कितनी है, और फिर जो है ये जीडीपी का अनुमान लगाता है। अब हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों से सीधे वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक में लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। प्राथमिक क्षेत्रक का मुख्य काम कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि है। द्वितीयक क्षेत्रक का काम मुख्य कार्य जो है वह उद्योग, निर्माण और विनिर्माण कार्य है। तृतीयक क्षेत्र का मुख्य कार्य व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्राथमिक क्षेत्रक में कच्चा माल प्राप्त होता है, द्वितीयक क्षेत्रक में तैयार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक में जो है सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, द्वितीयक क्षेत्रक जो है मध्यम निर्भर रहता है, और तृतीयक क्षेत्रक बहुत ही कम निर्भर रहता है। प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण खेती, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन है। द्वितीयक क्षेत्रक के उदाहरण कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, भवन निर्माण, मशीन निर्माण इत्यादि हैं। और तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण बैंक, स्कूल, अस्पताल, डाक, परिवहन, होटल, पर्यटन इत्यादि हैं। प्राथमिक क्षेत्रक कच्चा माल उपलब्ध कराता है, द्वितीयक क्षेत्रक कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदल करके विकास करता है, और तृतीयक क्षेत्रक वस्तुओं और लोगों की सेवाओं को सुगम बना करके विकास में सहायता करता है। तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में तुलना कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। समय के साथ साथ में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में कुछ परिवर्तन देखे गए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। शुरुआत में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय अधिकतर लोग खेती, पशुपालन, मछली पालन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कार्य करते थे। शुरुआती समय में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। लंबे समय के बाद उद्योगों और कारखानों का तेजी से विस्तार हुआ। बड़ी संख्या में लोग खेती छोड़ करके कारखानों में काम करने लगे। मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा और लोगों को सस्ते तथा अधिक सामान मिलने लगे, और इस दौर में द्वितीयक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। तो धीरे धीरे जब कारखाने विकसित हुए, उद्योग बढ़ने लगे, तो प्राथमिक क्षेत्रक से लोग जो है द्वितीयक क्षेत्रक में आने लगे।
पिछले लगभग 100 वर्षों में विकसित देशों में एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसलिए तृतीयक या सेवा क्षेत्र उत्पाद रोजगार दोनों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। यानी पहले प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते थे, फिर प्राथमिक क्षेत्र को अधिक से अधिक लोग छोड़ करके द्वितीयक क्षेत्र में आए और फिर लोग जो है तृतीयक क्षेत्र में जाने लगे। तो इस प्रकार समय के साथ अर्थव्यवस्था का केंद्र प्राथमिक क्षेत्रक से उद्योग यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक और फिर द्वितीयक क्षेत्रक से सेवा क्षेत्रक यानी कि तृतीयक क्षेत्रक की ओर स्थानांतरित हो गया। यही क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि पहले जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे, तो जैसे जैसे उद्योग और कारखाने आए तो लोग कृषि छोड़ करके जो है उद्योगों में काम करने लग गए। और फिर जैसे जैसे समय बदला तो पिछले कुछ 100 वर्षों में कि लोग जो है वो तृतीयक क्षेत्रक को ज्यादा पसंद करने लग गए और उत्पादन और रोजगार दोनों मामलों में तृतीयक क्षेत्रक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो चलिए इस तृतीयक क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के बारे में जानते हैं। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। पिछले 40 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन सबसे तेज वृद्धि जो है तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्रक में दर्ज की गई है। आपके किताब में दिए गए इस डायग्राम को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। आप देखेंगे कि सन 1977-78 में तीनों क्षेत्रक में जो है उत्पादन बहुत ही कम होता था और जैसे जैसे समय बदला 2017-18 की बात करें तो आपको उत्पादन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अधिक जो उत्पादन तेज गति से बढ़ा है वो तृतीयक क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्रक में देखने को मिला है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों ही जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलो ये देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्रक का कितना योगदान है। आपके किताब में दिए हुए इस दूसरे ग्राफ को देखिए। इसमें आप देखेंगे कि 1977-78 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 48% हिस्सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक का था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 22% हिस्सा जो है वो द्वितीयक क्षेत्रक का था। इसी तरह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 30% हिस्सा जो है वो तृतीयक क्षेत्रक का था। और अगर हम बात करें वर्ष 2017 और 18 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 18% हिस्सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक का था और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 28% हिस्सा जो है वह द्वितीयक क्षेत्रक का था और सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीडीपी का 54% हिस्सा जो है वो तृतीयक क्षेत्रक का था। हम देख पाते हैं कि 2017-18 में जीडीपी में सबसे कम योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक का है और सन 2017-18 में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्रक का है। यानी कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। तो भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि किसी भी देश के लोगों को अच्छी जीवन शैली और सुविधाएं देने के लिए कई आवश्यक सेवाओं की जरूरत होती है। इनमें अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, डाक सेवा, पुलिस थाना, न्यायालय, ग्राम पंचायत, नगर निगम, रक्षा सेवाएं, परिवहन, बैंक तथा बीमा सेवाएं शामिल होती हैं। इन सेवाओं को बुनियादी सेवाएं कहा जाता है क्योंकि इनके बिना समाज का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि हर जनता, हर कोई, हर लोग जो है इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। विकासशील देशों में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है सरकार उठाती है, यानी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है और ये सभी सेवाएं जो है तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। इसलिए उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक का विकास होता है वैसे वैसे परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं की मांग भी बढ़ती जाती है। अर्थात कृषि और उद्योग के विकास से तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्रक का भी विकास होता है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे केवल अपनी बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं रहते, वे बेहतर सुविधाएं और आरामदायक जीवन चाहते हैं। इसलिए वे रेस्तरां में भोजन करना, पर्यटन करना, बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदारी करना, निजी अस्पतालों में इलाज कराना और निजी विद्यालयों और बड़े संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना पसंद करते हैं। इसी कारण इन सेवाओं की मांग जो है बढ़ जाती है और तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र का विकास जो है तेजी से होता है। चौथा कारण है पिछले कुछ दशकों में सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नई सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। आज मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और वीडियो कॉल जैसी सेवाएं हमारे दैनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा बन चुकी हैं। इन सेवाओं के बिना आज कई काम करना कठिन हो गया है। तकनीक के इस बढ़ते उपयोग के कारण तृतीयक या
सेवा क्षेत्रक का विकास भी तेजी से हो रहा है। तो इसी कारण जो है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का जो है महत्व तो बढ़ता जा रहा है। चलिए अब ये जानते हैं कि इन तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की क्या स्थिति है। तो आपके बुक में दिए गए इस ग्राफ को देखिए, इसमें आप देखेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। अगर हम बात करें वर्ष 1977-78 की, तो 71% लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। 11% लोग जो हैं वो द्वितीयक क्षेत्रक में नियोजित हैं। इसी तरह 18% जो लोग हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में नियोजित हैं, काम कर रहे हैं। और वर्ष 2017-18 में अगर हम देखें तो 44% लोग जो हैं वे प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित हैं, 25% जो लोग हैं वे द्वितीयक क्षेत्रक में नियोजित हैं और 31% जो लोग हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में नियोजित हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। दोस्तों इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि अधिकांश लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक समस्या ये है कि प्राथमिक क्षेत्रक में इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान बहुत ही कम है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान बहुत कम है। जैसा कि हमने पीछे वाले ग्राफ में अभी देखा था कि इसका योगदान जो है केवल 18% है। तो ऐसा क्यों हुआ है, चलिए जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में अधिक लोग नियोजित हैं, लेकिन उत्पादन यानी कि जीडीपी में उनका योगदान कम क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वह है अल्प बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब चलिए जानते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी होती क्या है। तो मान लीजिए कि एक ग्रामीण महिला है जिसका नाम लक्ष्मी है और इसके पास कोई खेत है और इस खेत में इसके परिवार के 5 सदस्य जो है वर्ष भर काम करते हैं और पूरे वर्ष में 100 टन अनाज उगाते हैं, यानी कि इन पांचों के पास में काम है और ये काम करके 100 टन अनाज उगाते हैं। अगर इन पांचों में से किन्हीं भी 2 सदस्यों को हटा दिया जाए तो भी बचे हुए 3 लोग जो है पूरे वर्ष भर काम करके 100 टन अनाज उगा लेंगे। यानी कि पहले जब ये 5 थे तब भी 100 टन अनाज उगाते थे और अभी ये 3 बचे हैं तो भी 100 टन अनाज उगा रहे हैं। यानी कि ये 2 व्यक्ति जो हैं इनका उत्पादन में कोई खास योगदान नहीं है, यानी कि इनका क्षमता का कोई खास योगदान उत्पादन में नहीं हो रहा है। यही लोग जो है अल्प बेरोजगारी से पीड़ित हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं, यानी कि ये उत्पादन में काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्प बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास काम तो होता है, लेकिन उसकी योग्यता, शिक्षा या पूर्ण क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता है। जैसा कि अभी अभी हमने देखा, ये 5 लोग थे तब भी 100 टन अनाज उगा रहे थे। अगर हमने इसमें से 2 आदमियों को हटा दिया तो 3 आदमी बचे, इन 3 आदमियों ने भी 100 टन अनाज उगाया। अभी अभी हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल रोजगार नहीं है। तो ये रोजगार की स्थिति कैसे उत्पन्न की जाए, रोजगार कहाँ से लाया जाए, तो इसी के लिए हमारा अगला टॉपिक है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तो दोस्तों अतिरिक्त रोजगार जो है ये कई तरीकों से लाया जा सकता है, जैसे कि सरकार किसानों को बीज, खाद, कृषि उपकरण तथा ट्यूबवेल के लिए सस्ते बैंक ऋण उपलब्ध करा सकती है। इससे किसान जो है आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे और एक वर्ष में 3 फसलें उगा सकेंगे, जिससे उनकी आय और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। दूसरा तरीका है कि सरकार सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए नए बांधों और नहरों का निर्माण करा सकती है। बांध और नहर निर्माण से लोगों को रोजगार मिलेगा तथा किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तीसरा तरीका है कि सरकार सड़क, परिवहन और भंडारण सुविधाओं में निवेश कर सकती है। सड़क निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोग परिवहन सेवाओं के माध्यम से आय अर्जित कर सकेंगे तथा किसान अपनी उपज को सुरक्षित भंडारों में रख करके उचित समय पर बेच सकेंगे। चौथा उपाय है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं और अन्य लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पांचवा तरीका है कि सरकार विद्यालयों और अस्पतालों का निर्माण कर सकती है। इससे शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। छठा तरीका है कि सरकार पर्यटन उद्योग का सुधार और विकास कर सकती है। पर्यटन के विकास से होटल, परिवहन, गाइड तथा अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन तरीकों से जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है, अधिक से अधिक रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े काम हैं
जिसको करने में सरकार को बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए हमें ऐसे कामों को या रोजगार को बढ़ावा देना होगा जो समय कम लगे और जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो पाए। अतः छोटी अवधि में रोजगार के सृजन हेतु केंद्र सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था। इसे काम का अधिकार अधिनियम कहा गया। भारत के लगभग 625 जिलों में इसे लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। इस कानून के अनुसार यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी बिना काम कराए भी पैसे देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को प्राथमिकता दी गई थी जिनसे भूमि से उत्पादन बढ़ाया जा सके। 2025 में इस अधिनियम का स्थान विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन यानी कि विकसित भारत जी राम जी 2025 ने ले लिया। तो दोस्तों, अभी तक हमने गतिविधि के आधार पर क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम बात करते हैं रोजगार के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन। तो रोजगार के आधार पर क्षेत्रक जो है दो भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला जो है संगठित क्षेत्रक और दूसरा जो है वो है असंगठित क्षेत्रक। इन दोनों क्षेत्रकों में क्या अंतर है, चलिए जान लेते हैं। क्षेत्रक जो है ये सरकार से पंजीकृत होते हैं, यानी कि सरकारी नियम और कानून यहाँ पे चलते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक में सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, यहाँ पर सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है। संगठित क्षेत्रक में कर्मचारियों को नियमित और सुरक्षित रोजगार मिलता है, यानी कि इनको हमेशा काम मिलता है और काम जो है सुरक्षित रहता है, इनको नौकरी से कोई भी किसी समय तक नहीं निकाल सकता है। जबकि असंगठित क्षेत्रक में नियमित और सुरक्षित रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको रखा ही जाए, आपको दूसरे दिन ही मना कर दिया जाएगा। संगठित क्षेत्रक में केवल निर्धारित समय तक ही कार्य कराया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतना ही आपको काम करना होता है। जबकि असंगठित क्षेत्रक में निर्धारित समय से अधिक भी कार्य कराया जा सकता है। संगठित क्षेत्रक में अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, यानी कि ओवर टाइम मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में अतिरिक्त वेतन प्राय नहीं दिया जाता है। संगठित क्षेत्रक में कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टियां प्राप्त होती है, यानी कि आप छुट्टी लोगे तो भी आपको वेतन मिलेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में वेतन सहित छुट्टियां प्राप्त नहीं होती। अगर आपने छुट्टी करी तो आपका वेतन कट जाएगा। संगठित क्षेत्रक में भविष्य निधि यानी पीएफ और सेवानुदान यानी कि ग्रेजुइटी प्रदान की जाती है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में भविष्य निधि और सेवानुदान प्रदान नहीं होता है। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक में जो है सब सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में सुरक्षित कार्य वातावरण की कोई गारंटी नहीं होती है। संगठित क्षेत्रक में सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त होती है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन दिया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में पेंशन की कोई सुविधा नहीं होती है। तो इस तरह से जो है संगठित और असंगठित क्षेत्रक में जो है हम अंतर बता सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि संगठित क्षेत्रक में बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है संगठित क्षेत्रक में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन संगठित क्षेत्रक में कार्य करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संगठित क्षेत्रक में नौकरियों की बहुत कमी है, यानी रोजगार की बहुत कमी है, और संगठित क्षेत्रक में कार्य करने के लिए बहुत अधिक पढ़ाई की आवश्यकता होती है, और आपको संगठित क्षेत्रक में कार्य करने के लिए वहां के कार्यों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसीलिए आपके माता पिता जो है आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे बुक्स दिलवा रहे हैं, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से समझें और पढ़ाई में जो है अच्छे नंबर प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आप किसी संगठित क्षेत्र के बड़ी सी कंपनी में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और आप जो है वहां पर नौकरी करके वहां की सेवाओं का लाभ उठा सकें। परंतु संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम होने की वजह से लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ लोग मजबूरीवश भी काम करते हैं क्योंकि वो संगठित क्षेत्र में कार्य कर ही नहीं सकते, और कुछ लोग जो है उम्र दराज हो चुके हैं, यानी कि काफी उम्र वाले हो गए हैं, इसलिए उन्हें असंगठित क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है इनका आय बहुत ही कम होता है, जिससे इनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो या कैसे किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर जैसे कि बुनकर, लोहार, बढ़ई और सुनार शामिल है। सरकार इन किसानों को समय से बीज,
कृषि उपकरण, लोन और भंडारण सुविधा उपलब्ध करवा करके सहायता कर सकती है। और शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक में मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार एवं परिवहन श्रमिक, सड़कों पर विक्रेता, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले शामिल है। सरकार इन लघु उद्योगों को सस्ता कच्चा माल और उत्पादन के विपणन उपलब्ध करवा के सहायता कर सकती है, यानी मार्केटिंग उपलब्ध कराकर जो है सहायता कर सकती है। सरकार श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कानूनी संरक्षण प्रदान करके सहायता कर सकती है। तो असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का संरक्षण इस प्रकार सरकार कर सकती है। असंगठित क्षेत्रक में सबसे अधिक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः इनके विकास के लिए सरकारी संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो दोस्तों, अभी हमने रोजगार के आधार पर क्षेत्रक को समझा। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन। तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा है निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का मकसद जो है लोगों को सेवाएं प्रदान करना होता है, जैसे कि भारतीय रेलवे, भारतीय डाक इत्यादि। जबकि निजी क्षेत्रक पर जो है एकल व्यक्ति या किसी कंपनी का स्वामित्व होता है। इसमें एकल व्यक्ति या कंपनी का मकसद जो है केवल लाभ कमाना होता है, जैसे कि टाटा स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब जो है लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक यानी कि सरकार हमें पानी, सड़कें, रेलवे, विद्यालय, अस्पताल जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो सवाल उठता है कि सरकार इन सेवाओं के लिए पैसे कहां से लाती है? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि सरकार जो है अपने देश के नागरिकों से जो है टैक्स वसूलती है और टैक्स के माध्यम से जो है ये हमें ये सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो हम लिख सकते हैं कि सरकार इन सेवाओं पर किए गए खर्च की भरपाई कर यानी कि टैक्स के माध्यम से करती है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती है, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, पतन, बिजली, बांध। ये सभी चीजें अगर निजी क्षेत्रक बनाएगा तो इसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यदि निजी क्षेत्रक इन चीजों को उपलब्ध करवा भी दे तो लोगों को इनके लिए ऊंची कीमत देनी होगी, यानी कि हर इंसान को जो है बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे इन सेवाओं को यूज करने के लिए। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रक यानी सरकार ऐसे भारी खर्च स्वयं उठाती है ताकि हर नागरिक को आवश्यक सुविधाएं सुलभ और किफायती मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इसी तरह सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। हम जानते हैं कि भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, यानी कि अनपढ़ लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। अतः सरकारी विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। कुपोषण, बीमारी और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार को सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन और सरकारी अस्पताल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने बजट में वृद्धि करके अत्यंत निर्धन लोगों तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण पर विशेष ध्यान दे। तो दोस्तों, इस प्रकार सरकार सार्वजनिक क्षेत्रक के माध्यम से विकास और कल्याण आसानी से कर सकती। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। आपके सामने जो थंबनेल आ रही है इस पर टच करके आप अन्य वीडियोस को, अन्य चैप्टर को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।